हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सभी। सेम क्वेश्चन सर, कैसे हैं आप सभी। कभी भी कोई नया क्वेश्चन तो पूछ लो आप। मतलब हाउ आर यू, ऑल आर फाइन, ओके, दैट शुड बी फाइन। क्वेश्चन कर रहे हो ना, क्वेश्चन कर रहे हो तो फाइन है, नहीं कर रहे तो टेंशन तो रहेगी थोड़ी बहुत दिमाग में। नहीं रखना चाहते हो कोई बात नहीं, फ्री माइंड से काम करो, अच्छा होगा। ओके, तो मैं इसी के साथ, इसी टेंशन फ्री माइंड के साथ आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, याद हो तो आपको, याद होते क्या पढ़ा था। पावर सेट, यूनिवर्सल सेट पढ़े थे ना। और मैंने उस लेक्चर में आपसे ये भी डिस्कस किया था कि अब हम क्या करने वाले हैं, हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ने वाले हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स यानी कि ऑपरेशनल सेट्स जो है ना, अब तक का अच्छा टॉपिक है और वास्ट टॉपिक है। पहले तो आप टाइप्स पढ़ते आ रहे थे, पावर सेट के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस भी इसके अच्छे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या क्या होता है। वैसे तो आपको पता है, मैथमेटिकली ऑपरेशन आपने पढ़ा है, प्लस करना माइनस करना, ठीक है ना। मैथमेटिकली तो ठीक, लेकिन अभी जो शब्द लिखा है थ्योरेटिकली, इसमें कैसे यूनियन दिखाते हैं। प्लस माइनस तो इजीली कर सकते हो, मल्टीप्लाई अलग से करो तो ऑपरेशन था ही, वो भी ऑपरेशन ही था वो भी। लेकिन अब यहाँ पर जो ऑपरेशन आप पढ़ने जा रहे हो, दो सेट्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं वो, तो उस केस में आपके पास जो सेट्स हैं, ठीक है, उनमें जो थ्योरेटिकल ऑपरेशन लगने वाला है वो इस टाइप के हैं। ध्यान से देखिए, थ्योरेटिकल कैसे हुए सर। अरे भाई, कोई नंबर लेके, कोई दो सेट्स लेके ये थोड़ी कोई नया सेट बनाने वाला हूँ, उसमें कुछ नया कुछ आएगा, एलिमेंट्स उन्हीं दो सेट्स के होंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना। तो दैट इज ए थ्योरेटिकल पोर्शन। अब क्या होता है यूनिवर्सल सेट, देखिए हम ऑपरेशनल सेट से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए जल्दी से आप, क्या है हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये शुरू करने के साथ मैंने देखा आपने कुछ एग्जांपल लिखे हुए, मैंने सेट ले रखे हैं। सेट ए 1 2 3 4 5, सेट बी 5 6 7 8, सेट सी 2 5 7 8 9। ओके, तो पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। बट इट सेज कि ए बी सी आपने ले लिया और यू क्या लिया हुआ, मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है विच कंटेन ऑल दिस थ्री सेट्स। ओके, यूज होने वाला है तभी लिया है भाई। ओके, कि यहाँ आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपने देखा यूनिवर्सल विच कंटेन ऑल द दिस थ्री सेट्स। हाँ बिल्कुल सही है सर, तभी यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ओके, सो व्हाट वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ऑपरेशन ऑन द सेट, सो दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। अब आपको यूनियन करना है, फिलहाल दो सेट का यूनियन कर लेते हैं। तो जो दो के लिए आप कर रहे हो वो भी तीन के लिए अप्लाई होने वाला है, चार के लिए अप्लाई होने वाला है। तो कैसे दिखाते हैं, देखिए यूनियन ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इट्स नॉट ए प्रॉपर कैपिटल यू, छोटा सा साइज कम कर दो इसका, मतलब दैट वी हैव ए यूनियन बी। ओके, दिस इज यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके पास क्या है, x कोई एलिमेंट है जो a यूनियन b से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब a यूनियन b भी आएगा। सर यूनियन कैसे होता है वो देख लीजिएगा, फिलहाल मैं बता रहा हूँ a यूनियन b में क्या होता है वो देखिए। चलो मैं पहले आपको बताता हूँ a यूनियन b निकालते कैसे हैं। a यूनियन b मैंने लिख दिया, ठीक है। इसकी हेल्प से मैं कंक्लूजन निकालूंगा, देखना क्या, a यूनियन b। ओके, व्हाट इज a यूनियन b, लुक एट द एग्जांपल। a यूनियन b सेज कि जो सेट ए के एलिमेंट है और जो सेट बी के एलिमेंट है उनको एक साथ लिखना है, ठीक है, यूनियन करना है, उनको कंबाइन करना है। कंडीशन क्या है कि सर जो ए और बी में कॉमन आएंगे ना, जो ए में भी होंगे जो बी में भी होंगे, मीन्स वो रिपीट नहीं होंगे ए यूनियन बी में, उनको सिर्फ एक बार लिखना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। जो ए में भी हो और बी में भी हो, जब उन दोनों का यूनियन करने वाले हो, दे विल नॉट रिपीट, दे विल राइट डाउन ओनली वन टाइम। क्लियर, ओके। तो देखिए यहाँ आप क्या देख रहे हो, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है, 5 6 7 8 कंबाइन करना है ना, तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो उसको एक बार लिख दो ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज द ए यूनियन बी। क्लियर, दैट इज द ए यूनियन बी, तो ये यूनियन, ठीक है। अब मैं इसे क्या कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, पॉइंट देखना मेरा क्या कहने, मैं इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनो। इन द मीनिंग व्हाट आई मीन टू से, मान लीजिए मैंने अब ए यूनियन बी भी तो एक सेट आ गया ना, ए यूनियन बी को है,
वो भी तो एक सेट है। मैंने उस सेट में से 7 उठाया और मैंने कहा यार वो 7 ना बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी से। हाँ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कर रहा है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपको इस 7 को ए के साथ अलग और बी के साथ अलग रिलेट करना है, मतलब रिलेशन फाइंड आउट करना है कि बिलोंग कर रहा है 7 ए से या नहीं। चेक करो, बिल्कुल कर रहा है जी, कर रहा है ए से, नहीं कर रहा। किससे कर रहा है? बी से कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो 7 है इट्स नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर मैं 7 को इसके पास लेके गया तो यह कंडीशन है कि कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पर आप 7 को देख रहे तो आपने क्या देखा कि 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है और, ठीक है, इसके ऑपरेशन में यूनियन का मतलब होता है और। जैसे आपने पढ़ा था यहाँ पर सिंबल होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन का सिंबल जो होता है ना वो क्या बोलते हैं थ्योरेटिकली, उसे और कहा जाता है, मीन्स ए और बी। तो और का मतलब ये हुआ 7 जो है 7 या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर बी से। तो हमने जब एक्चुअल ऑब्जर्व किया तो 7 ए से तो बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन 7 किससे बिलोंग कर रहा है? बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। देखा आपने, सर इस यूनियन का सिंबल कहाँ गया? यूनियन को किस में लिख दिया भाई? और लिख दिया जाता है। और 7 देखा आपने, ये बिलोंग का साइन है, ब्रैकेट लगाया हुआ है ना, तो बिलोंग दोनों के पास जाएगा। 7 बिलोंग्स टू ए देखा नहीं है, 7 बिलोंग्स टू बी देखा है, और बीच में यूनियन का क्या साइन हो गया? और। तो मेरा कहने का मतलब, और का मतलब यह होता है, मीन्स अब देखा ना ये कंडीशन, आप ये मत बोलना कि सर ये फॉल्स हो गया, भैया बिल्कुल सही है, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि 7 या तो ए से करेगा या बी से। अगर दोनों से करते तो सोने पे सुहागा, अच्छी बात है। नहीं कर रहा है तो भैया ठीक है, कंडीशन तो मेरी ट्रू है ना, ठीक है। मैं कहना ये चाहता हूँ, यहाँ तो 7 नॉन था, मालूम था मुझे, लेकिन अगर मैं कोई x अननोन ले लूँ और मैं कह दूँ कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो व्हाट इट मीन? भैया इसका मतलब ये हुआ कि x a से भी बिलोंग कर सकता है या फिर x किससे बिलोंग कर सकता है? b से भी बिलोंग कर सकता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी, एक सेट है ना ए यूनियन बी भी, तो उस सेट के अंदर जब जाएगा तो x बिलोंग्स टू ए हो सकता है, यूनियन का मतलब और, या फिर x बिलोंग्स टू बी हो सकता है। तो आपको लिखना दोनों है, ठीक है। दिस इज अ नोटेशन कि आप उसको कैसे शो कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज अबाउट द यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब कंबाइन करना। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। और इसका जो नोटेशन है लैंग्वेज में वो क्या है? एंड, मतलब ए एंड बी, यानी कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इट मीन्स ए एंड बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वही लिखना है। यहाँ क्या है? यहाँ पर क्या देख रहे हो आप? ए और बी में कौन कॉमन है? 5 कॉमन है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप ए इंटरसेक्शन सी लेना चाहो तो क्या लिखोगे? ए इंटरसेक्शन सी में कौन कौन कॉमन है? तब 2 और 5 कॉमन है। यहाँ क्या लिख दिया? 2, 5। ओके, दिस इज द इंटरसेक्शन। आसान है, ये भी कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आपको नोटेशन की बात कर रहा था मैं कि सर अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ आप देख रहे हो इंटरसेक्शन का मतलब, इसका मतलब कंफर्म है यार कि जो x है ना a से भी बिलोंग करेगा एंड x बिलोंग्स टू b, यानी कि इसमें तो ऑप्शन था कि या करे या ना करे, बट यहाँ तो भैया एंड आ गया ना, इंटरसेक्शन आ गया। तो डेफिनेटली बाहर वाला कोई भी अननोन एलिमेंट अगर वो आपको दे रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि उसका इंडिविजुअल ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे यार हाँ कि x बिलोंग टू ए कर रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, और x बिलोंग्स टू बी भी कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तीसरा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस क्या होता है वो सुन लीजिए। डिफरेंस होता है, मान लीजिए मैंने डिफरेंस किया तो माइनस से जो शो करते हैं डिफरेंस को बिल्कुल शो करते हैं जी। तो व्हाट इज द मीन ऑफ a माइनस बी? यहाँ पर a माइनस बी का मतलब क्या है बेटा? मतलब ये है a माइनस बी में क्या डिफरेंस हुआ? a माइनस बी ने ये डिफरेंस किया, a ये बोलने लगा कि भैया b जो तू है ना, तेरे पास जो भी एलिमेंट है मेरे वाला, ठीक है, उसको हटा दे और बाकी जो तेरे हैं बचे हुए उनको ले ले। मतलब समझ गए? A said the number of elements in A but not should be in B.
मतलब वो एलिमेंट जो ए में है वो बी में नहीं होने चाहिए। ठीक है, नंबर की बात नहीं हो रही, सॉरी, यहाँ भी बात हो रही है। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए ने बी के एलिमेंट्स को एक्सपेल कर दिया, मतलब ए और बी में जो कॉमन होंगे ना उसको ए में से एक्सपेल कर दो। और अगर मैंने बी माइनस ए लिया ना तो इसमें रिवर्स है, बी ये कहेगा कि ए के जो एलिमेंट मेरे अंदर है ना उसको हटा दो भाई, बाकी लिख दो मेरे वाले एलिमेंट। ठीक है ना, ए माइनस बी का मतलब समझ गया ना क्या हुआ। ए माइनस बी में देखो 1 2 3 4 5 5 6 7 8, तो 5 कॉमन है, इस 5 को इसको यहाँ से हटा दो, बाकी जो बचा वो ए सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे बी माइनस ए, बी माइनस ए में क्या होगा बताओ। ऑफ कोर्स बी में से ए को हटाना है, तो बी में 5 6 7 8 है और यहाँ पर 5 ही तो है, तो बी के एलिमेंट जो सेट पहले लिखा तो उसी का सेट लिख जाएगा, लेकिन उसमें से किसके एलिमेंट को माइनस करना है, ए को, तो क्या बचा 6 7 8। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द सेट्स। ए माइनस बी को ले लो सर, सी ले लो भैया, सी माइनस बी ले लो। सी माइनस बी में क्या होगा, द नंबर ऑफ नंबर नहीं, दोज एलिमेंट्स ऑफ सी विच आर नॉट इन बी। सी के वो सभी एलिमेंट लेने हैं जो बी में ना हो। अब सी और बी में कंपैरिजन करो कि सी के कौन से एलिमेंट बी में है, सी का कौन सा एलिमेंट है, सी का 5 7 8, सी के 5 7 8 5 7 8 इसमें है, तो इसका मतलब सी के जो एलिमेंट ए में है बी में है उनको नहीं लेना, बाकियों को लेना है। बाकी कौन बचा सी में, 2 और 9, तो इसका मतलब सी माइनस बी क्या हुआ, 2 कॉमन 9, दैट्स इट। क्लियर है। और एक अच्छा एग्जांपल देखो, ध्यान से देखना, अगर मैंने c माइनस यू लिया, मतलब c सेट में से यूनिवर्सल को माइनस करूं, तो इसका मतलब c के वो सभी एलिमेंट यूनिवर्सल में ना हो। तो यार एक बात बताओ, c के सारे एलिमेंट तो यूनिवर्सल में हैं, तो c के पास क्या बचा, कुछ नहीं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, 5 हो गया। क्यों, c के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल में है ही, तो बचा कौन c के पास भाई। तो ये याद रखना, डिफरेंस में तो पहला सेट है ना, एलिमेंट्स तो उसी के लिखे जाएंगे, बट जो उन दोनों में कॉमन होंगे उनको हटाना पड़ेगा। लैंग्वेज समझ लो, ए माइनस बी, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट द पार्ट ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है, नोटेशन समझ में आ गई। जो एलिमेंट ए में होगा बी में नहीं होना चाहिए, वो ये बात है, ए माइनस बी के लिए झगड़ा हो जाएगा, ए माइनस बी को बता रहा। हाँ, अब सर इसको भी कैसे दिखाते हैं, इसको भी देख लो कैसे दिखाते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ लिख देता हूँ, इंटरसेक्शन समझ में आ गया ना। ठीक है, ऐसे इसको देख लो, डिसजॉइंट बाद में बता दूंगा कि जैसे कोई एक्स जनरल एलिमेंट एक्स है, अगर वो बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी से, तो व्हाट इट मीन कि ये एक्स जब अंदर जाएगा तो वो ये कहेगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x does not belongs to b. This is the notation of the general expression. अरे भाई जो मैं बता रहा हूँ ना, अननोन लेकर, एक्चुअल में ये आगे यूज होने वाला है थ्योरम में, तब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी सर अभी क्या नया नया लिख रहे हो, वो तो यार आप ही यहाँ से देख लो। उसने क्या कहा, x belongs to a माइनस बी का मतलब क्या है कि x belongs to a, माइनस को हटा के एंड तो लगा, तो x not belongs to b, ये याद रखना, ये इसके जनरल नोटेशन है इसकी डिफरेंस ऑफ द सेट्स की। ओके, नेक्स्ट वी हैव सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स। इसका मतलब है क्या है, सिमेट्रिक जैसे शब्द आ जाए ना तो आपको दो सेट दिए जाएंगे, जिन दो सेट का आपको सिमेट्रिक डिफरेंस पूछे, जिन दो सेट का आपको सिमेट्रिक डिफरेंस पूछे तो उसको कैसे लिखा जाता है। जैसे मुझे दो सेट ए और बी दे रखे हैं, तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे लिखा जाता है वो आप देख लीजिए। उसको ऐसे लिखते हैं, ए डेल्टा बी, ये जो ट्रायंगल का साइन है डेल्टा रीड करते हैं इसको, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब आपके पास जो ए माइनस बी आएगा और जो बी माइनस ए आएगा उनका यूनियन कर देना, वो क्या कहलाएगा, उन दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस। आप कहोगे सर ए और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस बताइए, तो सीधा सा पॉइंट है यार, ए माइनस सी यूनियन सी माइनस ए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डेल्टा सी एंड दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आपने देखा अभी तक जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई उसमें यूनिवर्सल का कहीं यूज नहीं हुआ है ना,
अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है। ए सेट है, एक सेट है, एक सेट। मान लीजिए आपको कोई सेट है ए, सेट का नाम ही हो गया ए, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के ऊपर डैश लगा दो या ए के ऊपर छोटा सा सी लिख दो, ठीक है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट। किसके इक्वल होगा सर ये कॉम्प्लीमेंट, भैया जो ए सेट था ना आपका, कॉम्प्लीमेंट किसका पूछ रहा हूँ मैं, ए का पूछ रहा हूँ, बी का भी पूछ सकता हूँ, सी का भी, डी का भी, ठीक है। फिलहाल मेरे पास यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट ने किनको कंटेन किया हुआ है, ए बी सी तीनों को कंटेन कर रखा है, ठीक है। इसीलिए ये याद रखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा कौन, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा ए सेट के सभी एलिमेंट्स को यूनिवर्सल से बाहर कर दो। जिसका कॉम्प्लीमेंट में पूछ रहा हूं उसके सभी एलिमेंट्स को यूनिवर्सल से हटा दो, एक्सपेल कर दो। जो बाकी यूनिवर्सल के एलिमेंट बचेंगे ना वो कॉम्प्लीमेंट में आएंगे उसके, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट बताइए, 1 2 3 4 5 को हटाने के बाद क्या बचेगा, 6 7 8 9, ये कौन होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब सी डैश, तो उसको भी कैसे कर सकते हो, देखो आप सी कॉम्प्लीमेंट बताइए क्या होगा, सी कॉम्प्लीमेंट बताइए, सी कॉम्प्लीमेंट ये रहा भाई, सी के एलिमेंट को यूनिवर्सल से बाहर कर दो, 2 5 7 8 को हटा दो और बाकी देख लो कौन कौन है, दैट इज 1 3 4 6, ओके, दिस इज द सी कॉम्प्लीमेंट, ओके। सो दिस इज अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। अभी अभी मैंने किसको रफ किया था, अभी अभी मैंने रफ किसको किया था भाई, अभी अभी मैंने रफ किया डिसजॉइंट सेट को, डिसजॉइंट सेट्स। क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट्स, याद करो डिसजॉइंट सेट्स, अरे भाई नाम से है डिसजॉइंट, जिनका कोई जॉइंट ही ना हो। जॉइंट का मतलब ये कि उन दो सेट्स के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट हो, यानी कि 5, तो उन दोनों सेट्स को क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स कहा जाएगा। यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन अगर 5 हो तो वो दोनों डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी है बिल्कुल, तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, ठीक है। दोनों डिसजॉइंट कहलाएंगे। अगर बी और सी ले लूँ तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 करूँ तो भाई उसमें भी वही बात है कि बी और सी का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, इट मीन्स बी एंड सी इंडिविजुअली आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। ऐसा नहीं है कोई और सेट ले लूँ और बी और सी को ना बताऊँ, समझ रहे हो। तो बी और सी डिसजॉइंट कहा गया है तो इंटरसेक्शन इन्हीं का लेना है। वो 5 अगर आ गया देन यू कैन से बोथ टुगेदर, दैट इज बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है बेटा। तो ये है आपके ऑपरेशन ऑन द सेट्स, डन। लेकिन अभी इनकी प्रॉपर्टी, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज बाकी हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूँ यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी करेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ ही हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद आपका डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस की प्रॉपर्टी अपने में एक ही है कि ए डेल्टा बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की बात कर रहे थे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन के अंदर आप देख लीजिए सबसे पहले क्या है हमारे पास है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज ए एंड बी इफ यू हैव 2 सेट्स, तो उनका यूनियन क्या कहलाता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, दोनों सेम ही आंसर आएंगे। इस लॉ को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो तीनों सेम ही, ऑर्डर सेम है। कंडीशन क्या लगी कि ए और बी एक साथ हैं, सी अलग है, और यहाँ पर बी और सी का यूनियन पहले हुआ फिर उसका यूनियन ए के साथ किया, आंसर सेम आएगा, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है ए का अगर ए के साथ ही यूनियन निकालना है, अगर सेम सेट है तो ए ही आएगा, दैट इज कॉल्ड एडेम्पोटेंट लॉ, एडेम्पोटेंट लॉ, आई है ये, ओके। फोर्थ क्या है कि ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, अरे भाई ए सेट खुद अपने को दिया हुआ है, उसका फाई जो कि खुद एक एम्प्टी सेट है उसके साथ यूनियन करूंगा, उसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, ए के पास तो अपने एलिमेंट है ना, फाई तो नल लगता है, तो उसके साथ यूनियन क्या रहेगा, ए ही रहेगा। मीन्स फाई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है।
आपने पढ़ा भी होगा ना, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो उसमें यही तो करते थे, वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहते थे? बिकॉज वन से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वन ही रहता है। सेम कंडीशन सेट की केस में क्या होगा, 5 को यूनियन अगर मैं सेट के साथ कर रहा हूँ और वही आपको मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज फॉलो द रूल ऑफ लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ओके, फिफ्थ वन, ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ अगर मैं करता हूं तो यूनिवर्सल ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिवर्सल। अरे भाई, यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, वो सभी को अपने अंदर लेकर चलता है। तो ए का जब मैं यूनिवर्सल के साथ यूनियन निकालूंगा तो यूनिवर्सल तो रहेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट है। तो इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट इसके अंदर आने वाले हैं। और आपको बताया था यूनियन में क्या होता है कि जो रिपीटेशन होता है दैट इज रिटन ओनली वन टाइम, सिंगल टाइम, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर कहता है ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो ए यूनियन बी बी ही होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं हालांकि यहाँ साइड में मैंने लाइन इसलिए लगाई है कि मैं आपको इनके एग्जांपल्स के थ्रू भी इनको क्लैरिफाई कर सकूं। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि जो आप ए यूनियन बी निकालते हो ना, वो जो ए यूनियन बी आता है, तो अगर मैं उस ए यूनियन बी को अलग अलग ए के साथ और बी के साथ कंपेयर करूं तो मैं सीधा सा पॉइंट बोलूंगा बच्चों कि ए उस ए यूनियन बी का सबसेट होगा और डेफिनेटली बी भी उस ए यूनियन बी का सबसेट होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन, अगर दो सेट्स का यूनियन 5 आ रहा है, इसका मतलब ए और बी के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों जब एम्प्टी सेट दे रहे हैं इट मींस ए एंड बी बोथ आर एम्प्टी। ओके, and right now we will prove all these following properties with the help of examples। जो ये कह रहा है क्या वो सही है, क्या वो सच है? वो सच तो है ही, तभी तो लिख रहा है, बट एग्जाम्पल के थ्रू वो चीज़ और क्लैरिफाई हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिया, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, उसके बाद ए सेट ले रहा हूँ 1 2 5, B सेट 5 6 7 8, C सेट 1 3 5 9। बहुत ले लिए। तो फर्स्ट वन A यूनियन B फाइंड आउट कीजिए। A यूनियन B सिंपल आपको बताया था, जो रिपीट होंगे दैट विल रिटर्न ओनली वन टाइम। तो 1 2 5 एंड 5 6 7 8 का यूनियन क्या रहेगा? A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 5 6 7 8। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। तो डेफिनेटली आप जब बी और ए का यूनियन करोगे तब भी तो यही आएगा ना यार, बी के एलिमेंट पहले लिख दो ए के बाद में। एक चीज और ध्यान रखना, अभी मुझे याद आया, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे आपने सेट 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर 2 पहले आ जाए, 1 बाद में, 3 पहले बाद में आ जाए, ऐसे आगे पीछे अगर सेट में लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर मायने नहीं रखता। मीन्स 1 2 3 को आप 1 2 3 3 2 1 कुछ भी लिख दीजिए, दैट इज ऑलवेज इक्वल सेट, दैट विल नॉट कंसीडर्ड डिफरेंट सेट। ओके, उसको डिफरेंट सेट नहीं माना जाता। 1 2 3 को 3 2 1 2 1 3 3 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं आप सेट के अंदर, ठीक है। एलिमेंट्स का ऑर्डर मायने नहीं रखता। उसके बाद क्या है आपके पास, ए यूनियन बी आपके पास आ गया, फिर सी। अब जैसे कि सेकंड प्रॉपर्टी है जिसमें आप देखिए एलएचएस क्या कह रहा है, एलएचएस कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए। तो ए यूनियन बी ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट, तो राइट नाउ ए यूनियन बी और सी का यूनियन फाइंड आउट कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू विल प्रूव द एसोसिएटिव लॉ, देन एलएचएस सेज ए यूनियन बी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट एंड यू विल गेट द यूनियन विद सी, ओके, आफ्टर द ए यूनियन बी। एंड देन आरएचएस सेज कि पहले भैया बी और सी का यूनियन फाइंड आउट करो और फिर उसका यूनियन किसके साथ करना है, ए के साथ। डेफिनेटली बोथ विल बी सेम। तो यहाँ पर उस कंडीशन को आप देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो व्हाट वी गेट, ए यूनियन बी दिस वन 1 2 5 6 7 8, यूनियन विद सी ओनली, सी इज 1 3 5 9। तो व्हाट इज द यूनियन ऑफ बोथ, दैट इज 1 2 3 5 6 7 8 9 ओनली। देख रहे हो ना, सिंपल है, सिंपल है, समझ में आया। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ओके, डन। इसके साथ साथ
यहाँ पर यूनियन की प्रॉपर्टी लग गई। देख रहे हो ना, जो यूनियन जो कॉमन एलिमेंट है दैट आर नॉट रिपीटेड, 1 1 दोनों में तो सिंगल टाइम लिखा गया, 2 सिंगल टाइम, 5 बोथ था तो सिंगल लिख दिया गया, तो दिस इज ए यूनियन। द सेम प्रॉपर्टी यू विल अप्लाई फॉर द RHS कि पहले आप बी और सी का यूनियन फाइंड आउट करोगे एंड देन यू विल फाइंड आउट विद द यूनियन A. The both will be definitely same and this follow the associative law. Done है। थर्ड प्रॉपर्टी आप देखिए कि A यूनियन A इक्वल टू A, या डेफिनेटली आएगा ना, A के साथ 1 to 5 का यूनियन 1 to 5 करूंगा, बोथ आर सेम, सो डेफिनेटली एलिमेंट्स आर रिपीटेड, सो ओनली 1 to 5 टाइम वी विल गेट 1 to 5, ओके, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। प्रॉपर्टी नंबर 4 है A यूनियन 5 इक्वल टू A। यार सीधी सी बात है ना यार, A ये हो गया, ठीक है, A के साथ यूनियन किया 5 जो कि खुद एम्प्टी है, तो A क्या है 1 2 5, ओके, 1 2 5 यूनियन विद एम्प्टी, तो यार क्या रहेगा, ये तो मैंने वैसे लिख दिया 1 2 5 1 2 5 डन। तो दिस इज अगेन दिस फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट आप देखिए A यूनियन यूनिवर्सल, ओके, A और यूनिवर्सल का यूनियन करके देखिए आप, तो यार बताओ 1 to 5 इसके अंदर आ रहा है ना, तो जब मैं A यूनियन यूनिवर्सल करूंगा तो पूरा क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो कौन आ गया, यूनिवर्सल ही तो आ गया, दैट इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल। उसके बाद नेक्स्ट है A सबसेट ऑफ B अगर होता है तो A यूनियन B के इक्वल होता है, ठीक है। फिलहाल मैंने ऐसी कोई कंडीशन ले ली, देखो इस कंडीशन में A सबसेट ऑफ B है, पहली बात क्या लिखा हुआ है, A सबसेट ऑफ B होना चाहिए, और जो मैंने एग्जांपल लिया है उस एग्जांपल में A B का सबसेट नहीं है, देख रहे हो आप 5 5 है इसके अंदर, जबकि सबसेट की कंडीशन क्या होती है कि A के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके लिए मेरा एग्जांपल चेंज करता हूँ, देखिए अब आप, what I am taking that is B 1 2 3 4 5, okay. So what the property number 6 says, if A is the subset of B, okay, A subset of B है, देख लीजिए है ना, ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, okay, it implies A subset of B, okay, then A union B equal to B, so first of all find A union B, A union B क्या आएगा आपके पास, देखिए 1 2 3 4 5, ऑफ कोर्स वही तो आएगा, 1 2 5 1 इसके अंदर है, 2 भी रिपीटेड है, 5 रिपीटेड है, 3 4 इसके अंदर, कंबाइन तो करना है ना, जो रिपीटेड है दैट इज रिटन ओनली 1 टाइम, तो इट मींस 1 2 3 4 5 क्या दे रहा है, सेट B ही तो दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A यूनियन B इक्वल टू B। तो ये तो एग्जांपल था, बट यू हैव टू जस्ट थिंक, और आपको मैं बताऊं, मैं आपको वेन डायग्राम जो एक आएगा, सर जॉन वेन थे, उन्होंने एक डायग्राम के थ्रू भी इनको प्रूफ करना चाहा, तो हम भी वो भी अब डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ये सभी चीज़ें कैसे प्रूफ होती हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, और उसके बिहाफ पे आप देखिएगा, पहले प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं सभी, फिर वेन डायग्राम बताते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, जो आप A यूनियन B निकालते हो उसमें इंडिविजुअल A की अगर उस A यूनियन B के साथ बात करूँगा तो उसका सबसेट होगा, डेफिनेटली होगा, कोई इशू नहीं है। द सेम थिंग विद B, B विल ऑल्सो द सबसेट ऑफ A यूनियन B, देख सकते हो यार, देखो हालांकि यहाँ तो A सबसेट ऑफ B था, चलो अब मैं फिर से एक सेट ले रहा हूँ A 1 2 3, और B सेट ले रहा हूँ 5 6 7 9। What is A union B? 1 2 3 5 6 7 9, okay, so tell me one thing, 1 2 3 5 6 7 9 says कि आपके पास A union B, तो ये आ गया, मेरी कंडीशन क्या कहती है, जो A है वो A union B का सबसेट होता है, बिल्कुल होता है, देखना एक मिनट, A union B ये आया और ये A है, just compare this A with A union B, is it subset of A union B? डेफिनेटली भाई, देखो ना 1 2 3 इसके अंदर आ रहा है, सबसेट है, every element of A is in A union B, that's why A is a subset of A union B, and the same thing with B, B की every element A union B के अंदर है, तो आप देख सकते हो, that is a follow the property number 7।
उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ a यूनिट b इक्वल टू 5 देन a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 5। इसकी जरूरत नहीं प्रूफ करने की, अगर a यूनिट b 5 आ रहा है तो डेफिनेटली दोनों के दोनों एम्प्टी होंगे भाई। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड नेक्स्ट वी प्रोसीड फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, लेट्स हैव अ लुक। सो नाउ वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। व्हाट इज दिस, देखिए जल्दी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज इफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, याद ही है आपको, जस्ट वी हैव टू टेक कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम दोस सेट्स, ओके, व्हिच वी हैव टू फाइंड एन इंटरसेक्शन। दैट वी हैव a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड वन, सेम a इंटरसेक्शन b आपको पहले निकालना है, जो आंसर आएगा उसका c के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, और यहाँ पर b और c का इंटरसेक्शन पहले फाइंड आउट करना है, और जो उसका आंसर आएगा उसका a के साथ इंटरसेक्शन। दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है a इंटरसेक्शन a भी a ही के इक्वल आता है, दिस इज कॉल्ड एडम्पोटेंट लॉ। फिफ्थ में क्या है, फोर्थ में क्या है, जब a कोई सेट है और वो एम्प्टी सेट के कॉमन लेगा तो ऑफ कोर्स एलिमेंट कॉमन ही तो आएंगे, 5 ही तो आएगा, एम्प्टी ही तो आएगा, समझ गए ना, क्योंकि एक कोई सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट है बट एम्प्टी जो कि खुद नल है, तो दोनों का कॉमन क्या आने वाला है, नल सेट, दैट इज द लॉ ऑफ 5। फिफ्थ, a का इंटरसेक्शन जब यूनिवर्सल के साथ होगा तो a आएगा। क्यों आएगा सर, अरे इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन लेना होता है। अब a के एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो सबको अपने अंदर कंटेन रखता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जब a के जो एलिमेंट्स होंगे जो कि यूनिवर्सल में होंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो डेफिनेटली वही तो आएगा जो a के एलिमेंट होंगे। ओके, तो वी गेट a, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिवर्सल। प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b then a intersection b is equal to a, then a intersection b is equal to a। yes, क्योंकि a intersection b छोटा सा सेट होगा, क्योंकि a जब b का सबसेट है तो a के सभी एलिमेंट b में हो गए, तो a और b में कॉमन क्या रहेगा, a के एलिमेंट ही तो कॉमन रहेंगे। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, तो मैं जो कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूँ, जस्ट यू हैव टू सिंबलाइज इट, you have to symbolize it, that is a intersection b is equal to a। and the next one, that is a intersection b subset of a and a intersection b is subset of b। मीन्स जो इंटरसेक्शन भी आप फाइंड आउट करते हो ना, a का भी सबसेट होता है और वो b का भी सबसेट होता है। सिंपल सा पॉइंट है यार, यूनियन में और उसमें फर्क था। a यूनियन b कंबाइंड होने के बड़ा सेट बन जाता है जिसमें a और b दोनों आ जाते हैं, मतलब वो दोनों इसके सबसेट हो जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि a और b जो सेट में सब कॉमन लेते हो, दैट कैन बी स्मॉल, ओके, और दैट कैन बी इक्वल टू a और b, वो डिपेंड करता है a और b पर। तो a एंड b का जो इंटरसेक्शन है, डेफिनेटली जो कॉमन पार्ट आएगा यार, कॉमन जो दोनों में है, तो ऑफ कोर्स दोनों में है, तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन भी जो आने वाला है, दैट विल बी द सबसेट ऑफ a एंड द सबसेट ऑफ b। प्रॉपर सबसेट का मतलब यही होता है भाई, प्रॉपर सबसेट यही तो बोलते थे कि एक सेट के सभी एलिमेंट b के अंदर होंगे, बट b के सभी a के अंदर नहीं हो सकते, b में कुछ एक्स्ट्रा होंगे। जैसे a में 1 2 3 है और b में 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर a सबसेट ऑफ b हो गया, बट b में एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना 4, इसीलिए b को प्रॉपर सबसेट कहा जाता है a का। क्लियर है? अगर b में 4 नहीं होता तो a इक्वल टू b हो जाता, और a सबसेट ऑफ b हो सकता है। और सबसेट के नीचे मैं कई बार इक्वल टू का साइन लगाता हूँ ना, वो इसलिए लगता है कि हम जनरली a सबसेट ऑफ b जब लिखते हैं तो वहाँ पर सबसेट के साइन के साथ नीचे इक्वल टू ये लगा देते हैं। क्यों? जब दोनों अननोन होते हैं, हमें नहीं पता, क्या पता a में 3 और b में भी 3 हो, बट यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया, प्रॉपर सबसेट जब उसको बोल दिया जाता है, इन दिस केस डेफिनेटली यू नो कि यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, यहाँ 4 थे, तो वहाँ एक्स्ट्रा मिलेंगे, दैट्स व्हाई a इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ b, क्योंकि b में एक्स्ट्रा है। क्लियर है? कंपेरेबल सेट जो था उसमें पढ़ते थे, कंपेयर किसको किया जा सकता है यार, जो एक दूसरे के सबसेट होंगे उनको कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो एक कंपेरेबल सेट की डेफिनेशन है, बीचों बीच मुझे याद आया, मैंने सोचा थोड़ा रिपीट कर दिया था, ठीक है, बता दिया आपको। कंपेरेबल सेट उन्हीं को होता है जब a सबसेट ऑफ b का हो या b सबसेट ऑफ a का हो, तो उसका मतलब वो कंपेयर किए जा सकते हैं। क्लियर है? सो वी हैव proceeded about the properties of union and now intersection, and now this is again two properties I am writing here। जब यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन कैसे होता है, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है एंड इंटरसेक्शन है, मैंने क्या लिखा हुआ नीचे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आप प्लस माइनस में लगा देते ना, प्लस माइनस बाहर मल्टीप्लाई साइन होता था, तो a इंटू बी प्लस सी, देन a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसे रहता था ना। तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन में भी इंटरसेक्शन में भी ऐसे ही रहता है,
मतलब ये कि मान लीजिए सेट के अंदर तो इंटरसेक्शन लग रहा है, ए बी इंटरसेक्शन से, बाहर जो सेट है वो यूनियन के साथ बैठा है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो यूनियन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के साथ, बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कैन बी रिटर्न एज ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन का साइन बीच में आ गया, और ए यूनियन सी, मतलब जो ए यूनियन बी के पास भी गया और ए यूनियन सी के पास भी गया, और बीच में कौन रह गया, इंटरसेक्शन। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड वन, ए इंटरसेक्शन है सेम थिंग, अंदर यूनियन है, तो उस केस में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ। Okay, right now disjoint sets we have discussed, disjoint sets in which two or more sets which have no element common there, that is disjoint set. Okay, उसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, याद है आपको, कॉम्प्लीमेंट बताया था, किसी भी सेट को कॉम्प्लीमेंट कैसे शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या दिखाया, ए डैश या ए के ऊपर स्मॉल सी लगाया था। कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, आपको याद हो तो सीधा सा पॉइंट था भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है, और उस यूनिवर्सल सेट में से क्या करते थे, जो ए सेट है मान लीजिए आपके पास, उसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, तो ए के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल से एक्सपेल करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो बाकी जो यूनिवर्सल में बचेंगे वो किस में आएंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। लेट्स हैव अ लुक, एग्जांपल फिर से देख लीजिए, मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट मैं सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही ले रहा हूँ। और मैंने आपको बोला यार ए कोई सेट है 5 6 7, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 5 6 7 को इससे हटा दो, 1 2 3 4 8 9, ओके 1 2 3 4 8 9। अब आप दोनों को देखिए प्रॉपर्टी कैसे करना है, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, मुझे यहाँ से ऑब्जर्व करके बताइए, मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, क्या ए इस यूनिवर्सल का सबसेट नहीं है, बिल्कुल है, सबसेट तो होता ही है, यूनिवर्सल क्या करता है, विच कंटेन ऑल द सेट, ए भी सबसेट है यूनिवर्सल का, और ए उसका कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट है यूनिवर्सल का, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या कह रही है कॉम्प्लीमेंट के अंदर, फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है कि अगर मैं ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करता हूँ तो बताना क्या आएगा, वापस यूनिवर्सल ही तो मिलेगा, देख रहे हो। ए और ये एग्जांपल इसलिए लेना था क्योंकि मैं इसी के बिहार पे को प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने वाला था, किसकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टी भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। व्हाट इज इट, फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लिया आपने कि ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। साथ ही साथ इंटरसेक्शन भी देख लो कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ऑलवेज फाई, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी कि वो क्या होता है, फाई होता है, ठीक है। ये तो हो गया इन दोनों के एग्जाम्पल के बिहाफ पे। तीसरा मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि मुझे बताइए कोई यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बात नहीं है आपके लिए, बिल्कुल नहीं है भाई। सर यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मतलब, यूनिवर्सल के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या पूछ रहा है मैंने, कॉम्प्लीमेंट लगाने का मतलब कि यूनिवर्सल के ही एलिमेंट को एक्सपेल करके, अरे यार कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा हूँ तो कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट यही तो कहता है कि सर उस सेट के एलिमेंट को एक्सपेल कर दो, यहाँ सेट कौन है, यू है, तो यू के एलिमेंट को मैं यू से जब एक्सपेल कर दूंगा तो बचेगा कौन, कुछ भी तो नहीं बचा, एम्प्टी। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, फाई रहेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर आपको ये कह दूं कि फाई है जो कि खुद एम्प्टी है और उसका कॉम्प्लीमेंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाई डैश, तो यार फाई खुद एम्प्टी है और उसको कॉम्प्लीमेंट आ गया तो यूनिवर्सल से कंपेयर तो करना ही करना है, कॉम्प्लीमेंट आ गया तो यूनिवर्सल से कंपेयर करना ही करना है। तो एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एम्प्टी को छोड़कर बाकी सब, अरे यार तो बाकी सब का एम्प्टी तो होता ही है हर एक सेट के अंदर, तो उसको छोड़कर बचा कौन, यूनिवर्सल ही तो आएगा, यूनिवर्सल ही तो आएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5, जो आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालिए, एक मिनट, ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालिए, बताइए। ए कॉम्प्लीमेंट था आपके 1 2 3 4 8 9, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो अगेन प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट फॉलो, कि कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि जी इसके एलिमेंट्स को एक्सपेल कर दो यहाँ से, तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 5 6 7। I mean to say the complement again complement we get the again that set, that is A,
दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 6। ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 ऊपर दिख तो रहा है ना सभी को? हाँ, ऑलमोस्ट दिख ही रहा है सभी को। कॉम्प्लीमेंट में आपने अभी तक सिंगल सेट ही पढ़ते आ रहे हो, यूनिवर्सल का कंडीशन पढ़ते आ रहे हो। ये छोटी छोटी बातें आगे यूज होंगी बेटा, मैं पहले बता देता हूँ, इसलिए आपको ना अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ओके, बिल्कुल केयरफुल होकर कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सर ए कैसे हुआ यार, करके देख लो। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है, ये सब। अब जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि यूनियन सेट्स में अगर कॉम्प्लीमेंट लग जाए तब क्या करोगे। अगर यूनियन पे कॉम्प्लीमेंट लग गया तब क्या करोगे? तब कुछ भी नहीं करोगे यार। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पता है क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो याद रखना ए का करना क्या होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है ए और बी पे, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट अब जब अलग अलग जाएगा तो बीच में यूनियन नहीं रहेगा, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो उसका यूनियन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट है इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड यू नो कंबाइंड टुगेदर दिस रूल इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इस कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी को दो सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट जब किया जाता है तो आपको जो रिजल्ट आता है उन सबको कंबाइन करके उस पूरे लॉ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अरे डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारी थ्योरम शुरू होने वाली है, समझ रहे हो? लेकिन उससे पहले मैं आपको वेन डायग्राम बता दूं कि वेन डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो डोंट वरी, वेन डायग्राम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ यूनियन की कंडीशन, इंटरसेक्शन की कंडीशन, डिसजॉइंट की कंडीशन और आपके कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। यस, अब आप वेन डायग्राम देखिए, बेहद आसान है, ध्यान से सुनिएगा। जो वेन डायग्राम है दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। तो सबसे पहले वेन डायग्राम के अंदर, वेन डायग्राम एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, सर जॉन वेनन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, उनके नाम पर ये पड़ा था। दूसरा ये कि उनके नाम पर ये पड़ा, और दूसरे साथ में उन्होंने उसको कैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया, वो देखिए। सबसे पहले उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो यूनिवर्सल सेट है ना, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल, उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और बाकी जितने भी सेट होंगे उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा सर्कल से, क्लोज कर यानी कि सर्कल से। तो अब उस फर्स्ट प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैं बता रहा हूँ उसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कंडीशन क्या है आपको पता है, कोई भी सेट हमेशा यूनिवर्सल का सबसेट होता है। तो यहाँ मैंने ए सेट लिया कि अगर ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का तो उसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एक सेट है दूसरा, तो उसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया। यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सबसेट है यूनिवर्सल का, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए यूनिवर्सल के अंदर ले लिया, सर्कल के अंदर, ए सर्कल के अंदर है, और क्योंकि यूनिवर्सल का सबसेट है और यूनिवर्सल कैसे दिखा रखा है? रेक्टेंगल से। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, तो उसको कैसे दिखा सकते हैं? मतलब ए और बी अब यहाँ पे यूनिवर्सल नहीं है, यानी कि ए और बी दोनों सर्कल की बात हो रही है। ओके, बट कंडीशन क्या है कि ए सबसेट बी का तो है, बट ए इसके बी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दोनों का साइज सेम नहीं हो सकता। साइज सेम नहीं होता, ए सबसेट ऑफ बी है तो मतलब ए छोटा रहेगा, बी बड़ा रहेगा, तो ए इसके इसमें क्या होगा देख सकते हो आप। इस डेफिनेशन को कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ओके, ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। सो यहाँ पर क्या हुआ देख रहे हो कि यहाँ पर ए सबसेट ऑफ बी दिख रहा है कि ए को आप ऐसे भी टच भी करा सकते हो और बिल्कुल बीचों बीच भी ले सकते हो, साइड में भी ले सकते हो, अंदर ही होना चाहिए मतलब। तो ये क्या है, नोटेशन है, वेन डायग्राम शो कर रहा है कैसे हम इसको शो कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन है, अगर ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल होता है, वो तो हमें पता ही है, तो हमें ये भी पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी सबसेट होता है। अभी पीछे डिस्कस किया था, अभी बताया था ना यूनियन उसमें कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल है देन ए कॉम्प्लीमेंट भी है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए आप कि ए यूनिवर्सल के अंदर है तो ए को छोड़कर बाकी जो पोर्शन शेडेड लाइन आपको दिख रहा है वो भी तो कॉम्प्लीमेंट है। ओके, वो कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी कहाँ है? यूनिवर्सल के अंदर ही तो है।
बट ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, उस ए को एक्सपेल कर रखा है, बस ए को छोड़कर बाकी सबको शेडेड लाइन शो कर रखा है। दिस इज अ प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर ए और बी दोनों कंपेरेबल सेट नहीं है, कंपेरेबल मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन दोनों में से वो एक दूसरे के सबसेट ना बनाएं, सबसेट नहीं बनाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, या तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सबसेट कब नहीं बनते, या तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा या कुछ एक आधा एलिमेंट कॉमन होगा, कुछ एक कॉमन होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, कंपेरेबल सेट होता है। तो देखो दोनों कंडीशन लिखी हुई है, अगर कुछ भी नहीं हुआ, कॉमन ही नहीं हुआ, तो वैसे ही कंपेरेबल नहीं है, सबसेट हुआ ही नहीं। पहली कंडीशन है ए को अलग बी को अलग, ठीक है। दूसरा, यहाँ क्या लिखा हुआ, ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स मैंने शो किए हुए हैं, तो ये क्या होता है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन व्हेन ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल सेट्स, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, उसके बिहाफ में हम आगे बढ़ने वाले हैं यूनियन के, वेन डायग्राम्स, इंटरसेक्शन के, डिफरेंस के। ओके, लेट्स हैव अ लुक। तो देखिए यूनियन ऑफ सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए ए और बी का यूनियन है, तो कैसे रिप्रेजेंट करना है। यूनिवर्सल के अंदर देखो ए और बी यूनियन हो गया, कंबाइंड हो गया, तो देख रहे हो ए और बी पूरे सेट्स के ऊपर क्या लग गया, यहाँ पर शेडेड रीजन शो कर रहा है, दिस इज ए यूनियन बी, दोनों कंबाइंड हो गए। ये जो कॉमन जो इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, कॉमन पोर्शन दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि उन दोनों में जो रिपीट होता है वो भी एक ही बार तो काउंट होता है, इसीलिए क्या हुआ, पूरे के ऊपर सेम शेडेड लाइन लिखी हुई है। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी। सेकंड है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन जस्ट कॉमन वाला एलिमेंट लेना है, तो कॉमन लेना है, तो ये रहा कॉमन, ठीक है, सिर्फ कॉमन को शेडेड किया हुआ है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो रेक्टेंगल तो आपको पता है ना, यूनिवर्सल शो करता है, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये ध्यान से देखना, डिफरेंस क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो शेडेड रीजन को। ए माइनस बी क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। तो ये बात उसने डायग्राम पे भी लागू कर दी कि वो ए का पोर्शन जो बी में ना हो, समझ रहे हो। ये पूरा पोर्शन क्या था आपके पास, ये पूरा पोर्शन ए था, ये कंप्लीट पोर्शन क्या था, बी। तो आप देख रहे हो क्या किया हुआ इसने क्या किया, सिर्फ मैं तो बोलूंगा जो शेडेड मैंने दिखा रखा है, यहाँ स्ट्रेट लाइन से यहाँ ऐसे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये वाला पोर्शन जो था वो बी में भी था, तो उसने उसको नहीं लिया, सिर्फ कौन सा पोर्शन लिया, ये पोर्शन लिया, दैट इज ए माइनस बी। ये देख रहे हो आप, ए माइनस बी, ये वाला, ठीक है। एंड द सेम थिंग कहां पर है, उस साइड आ जाओ, बी माइनस ए, द पोर्शन ऑफ बी बट नॉट इन ए, तो सिर्फ ये पोर्शन, क्यों, क्योंकि ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है वो ए में भी है, तो उसको नहीं लेना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बी माइनस ए। ओके, अच्छा, बीच वाले पोर्शन का नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ओके, अब लास्ट में पॉइंट क्या, डिसजॉइंट सेट्स, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ओके, कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जो थर्ड मैंने आपको बताया था अभी ए माइनस बी को ऐसे रिप्रेजेंट करना, बी माइनस ए को, और बीच में जो खाली पोर्शन है वो क्या, बीच में कोई लाइन नहीं है, ध्यान से देखना, वो तो मैंने एरो लगाया है कि बीच वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो इन तीनों से आपको क्या मिल रहा है, इस तीनों से ये मिल रहा है कि जो ए माइनस बी है और अकेला जो इंटरसेक्शन बी है और जो बी माइनस ए है, वो सब के सब कैसे सेट हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट है, देख लो, ए माइनस बी में सिर्फ अपना पोर्शन लिया, उसका बी माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो बी माइनस से तो इतना ही हुआ ना, ये पोर्शन, ये ए माइनस बी इतना पोर्शन हुआ, और बीच में जो खाली था दैट इज इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यू कैन से ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स। और कैसे रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से, तो वो आपके सामने है। तो बच्चों, आपको मैंने आज प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, डिसजॉइंट सारे वेन डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया। तो ये प्रॉपर चैनल मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन जिसमें इंटरसेक्शन निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो आप कर सकते हैं इजीली। डी मॉर्गन लॉज भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें आपको बताया कि ए इंटरसेक्शन और डी मॉर्गन लॉज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन इंटरसेक्शन, रिमेंबर इट। So A intersection B, what I told, A intersection B, that is A complement B complement, A intersection B का whole complement says A complement union B complement, and second one A union B whole complement says A complement intersection B complement। तो ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ इसको नाम दिया। तो अब आपको एक्सरसाइज इस आधार पर इजीली कर सकते हैं, इस बेसिस पर आसानी से कर सकते हैं। वेन डायग्राम आपके सामने डिस्कस किए मैंने, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा। मैं एक्सरसाइज अभी इसलिए ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था,
कि भैया अभी हमें थ्योरम्स करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट मीटिंग में हम सबसे पहले इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इन सबसे रिलेटेड थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। 7 to 8 थ्योरम्स हैं, टाइम लगेगा बट यू हैव टू डू इट, ठीक है। आपको भी अच्छे से करनी है, बिल्कुल समझ में आने चाहिए। और उन थ्योरम्स को करने के लिए जितनी टाइप की प्रॉपर्टीज आपने सेट्स में पढ़ा है, बेसिक से बेसिक, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, आई विल जस्ट रिकॉल यू ओके इन द थ्योरम ऑल्सो, बट यू हैव टू जस्ट लर्न बाय योरसेल्फ। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट मीटिंग में जब हम मिलेंगे तो थ्योरम्स डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस करने हैं तो आप अपने तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं आसानी से, लेकिन हम थ्योरम्स के बाद ही आपको एक्सरसाइज शुरू कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप अच्छे से पढ़िएगा, दिमाग से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा और टाइम से पढ़ना, टाइम लगाना। मैथमेटिक्स को रिटन प्रैक्टिस चाहिए, वर्बल प्रैक्टिस नहीं चाहिए, रिटन प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।